सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे वंश हुए, जिनमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इन सब के बारे में किन स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है वो आपके सामने प्रस्तुत है। चचनामा, इसे अरबी में एक लेखक ने लिखा और सिंध विजय पर इसका प्रकाश पड़ता है। अल कूफ़ी ने नासिरुद्दीन कुबाचा के समय इसका फ़ारसी में अनुवाद किया। अल बेरूनी ने किताब उल हिंद की रचना अरबी भाषा में की। किताब उल हिंद का अंग्रेजी अनुवाद E.C. सचाऊ ने किया तथा हिंदी अनुवाद रजनीकांत ने किया। तो इम्पोर्टेंट है, अरबी भाषा की किताब है ये, अल बेरूनी, और किताब उल हिंद का अंग्रेजी अनुवाद E.C. सचाऊ ने किया और हिंदी अनुवाद रजनीकांत ने किया। उत्बी, तारीख़ यामिनी, ये ग्रंथ भी अरबी भाषा में है और उत्बी गजनी का निजी अधिकारी था। हसन निजामी की किताब है ताज उल माशिर, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय इसको लिखा गया और दिल्ली सल्तनत का ये प्रथम सरकारी संकलन है, ताज उल माशिर, हसन निजामी। निजाम उल मुल्क तूसी, इन्होंने सियासतनामा लिखा। मिनहाज उस सिराज, इन्होंने तबकात नासिरी लिखा। अमीर खुसरो 1252 में इनका जन्म पटियाला में हुआ था। बलवन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक के दरबार में ये रहा था। इसका लोकप्रिय नाम तूती ए हिंद है। शेख निजामुद्दीन औलिया ने इन्हें तुर्कुल्लाह की उपाधि दी। प्रथम मुस्लिम कवि था जिसने हिंदी शब्दों का खुल के प्रयोग किया। इनकी रचनाएं किताब उस सादेन, मिफ्ता उल फुतूह, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में है। खजाइन उल फुतूह अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है, गद्य में है, और मिफ्ता उल फुतूह पद्य में है। देवल रानी खिजर खानी, नूह सिफर, तुगलकनामा और एजाज ए खुसरवी। कुल मिला के ये 7 किताबें हैं जो अमीर खुसरो की है। किरान उस सादेन में बुगरा खां द्वारा अपने पुत्र केकूबाद से मिलने की कहानी है और इसमें अमीर खुसरो ने दिल्ली को हजरत दिल्ली का नाम दिया। मुफ्ता उल फुतूह में जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियान का वर्णन है। खजाइन उल फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी के दक्खन अभियान का वर्णन है और इसमें मंगोल आक्रमण की भी जानकारी मिलती है। खजाइन उल फुतूह को तारीख़ ए इलाही भी कहा जाता है। देवल रानी खिजर खानी, यह आसिका में गुजरात के राजा रायकर्ण की पुतली देवल रानी और अलाउद्दीन के पुत्र खिजर खां का उल्लेख है। नूह सिफर, इसमें अलाउद्दीन के पुत्र मुबारक खिलजी के शासनकाल का वर्णन है। तुगलकनामा में गयासुद्दीन तुगलक की विजयों का उल्लेख है। अमीर खुसरो भारतीय होने का गर्व था। अमीर खुसरो को भारतीय होने का गर्व था। इसने अपनी कृति नूह सिफर में लिखा कि मैंने भारत की प्रशंसा 2 कारणों से की है। एक तो हिंदुस्तान मेरी जन्मभूमि है और हम सबका वतन है। वतन से प्यार करना अहम फ़र्ज है। दूसरा, हिंदुस्तान स्वर्ग के समान है। जियाउद्दीन बरनी, इसकी 2 किताबें हैं, तारीख़ फ़िरोज़ शाही और फतवा ए जहांगीरी। शम्स सिराज अफ़ीक़ ने तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखा। इसके अलावा ख्वाजा अब्दुल मलिक ईसामी ने फतूह उस सलातीन लिखा। इसके अलावा यहिया बिन अहमद सर हिंदी, इसकी किताब है तारीख़ मुबारक शाही। फिर सूफ़ी साहित्य आता है। सूफ़ी साहित्य को मलफूज़ात कहते हैं। अमीर हसन सिज्जी ने फवाद उल फुआद लिखा। निजामुद्दीन औलिया के वार्तालाप का संग्रह है इसमें। हमीद कलंदर ने खैर उल मजलिस लिखा। विदेशी यात्री में मार्को पोलो इटालवी यात्री था जो चीन के सम्राट कुबलई खां के दरबार में 1274 में आया। उसे आधुनिक भूगोल का महान पिता कहा जाता है।
निकोलो कॉन्टी ये भी इतालवी यात्री था और 1420 में दक्कन की यात्रा की। 1440 में जब वह अपने देश वापस जा रहा था तो मिस्र नामक स्थान पर कुछ मुसलमानों ने उसे इस्लाम धर्म ग्रहण करने का मजबूर किया। स्वदेश वापसी के क्रम में उसने रोम के पोप यूजिन चतुर्थ से पुनः ईसाई धर्म में दीक्षित करने की प्रार्थना की। बदले में उसने यात्रा विवरण लिखा। नूनीज ये पुर्तगाली घोड़े का व्यापारी था। 1535-37 के मध्य विजयनगर दरबार में रहा। इसका विवरण तत्कालीन आंतरिक कलह तथा गृह युद्ध के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। दुआर्ते बरबोसा ये भी पुर्तगाली यात्री था और 1500 से 1516 तक ये चीन में रहा। 1576 में ये भारत आया और विजयनगर की यात्रा की। टॉम प्रायस ये यूरोपीय यात्री था। 16वीं सदी में खंबात या मलक्का के मध्य होने वाली व्यापार की चर्चा ये करता है। ये लिखता है, खंबात अपने दोनों हाथ फैलाता है, दाहिने हाथ से अदन पहुंचता है और बाएं हाथ से मलक्का। खंबात मलक्का के बिना रह नहीं सकता और मलक्का खंबात के बिना रह नहीं सकता। ये महत्वपूर्ण लाइन टॉम पारियस ने लिखी है। इब्न बतूता 1333 ये मोरक्को का यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत में रहा। वह 8 वर्षों तक काजी के पद पर रहा। बाद में उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। उसके बाद उसे चीन का राजदूत बनाकर भेजा गया। उसने सल्तनतकालीन डाक व्यवस्था का विवरण दिया है। अब्दुल रज्जाक वह हेरात का रहने वाला फारसी विद्वान था और विजयनगर साम्राज्य का इसने वर्णन किया है। निकोटिन ये रूसी यात्री था जिसने दक्कन की यात्रा की। डोमिंग पारियस ये पुर्तगाली यात्री था जो भारत आया विजयनगर साम्राज्य के टाइम। कश्मीर के बारे में छमंदर की किताब है लोक प्रकाश और कल्याण की राज तरंगिणी। दोनों ही किताब बहुत फेमस है, मुख्य महत्वपूर्ण है। राजनीतिक विस्तार 1030 में मोहम्मद गजनवी की मृत्यु के बाद पश्चिम एरिया की राजनीति में परिवर्तन आया। माना जाता है कि तुर्कों ने एक दल सलेजुक साम्राज्य को नष्ट कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप एक राजनीतिक शून्य की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस स्थिति को बढ़ने के लिए 2 राज्य अस्तित्व में आए, एक ईरान में ख्वारिज्म का राज्य और दूसरा उत्तरी पश्चिमी अफगानिस्तान में गोर का राज्य। मोहम्मद गोरी का प्रारंभिक उद्देश्य पंजाब तथा सिंध को जीतना था, किंतु वह सुलेमान के रास्ते से नहीं जाना चाहता था। उसने किरथार रेंज में बोलन दर्रे से होकर जाने का निश्चय किया। बलूचिस्तान पार करते हुए गुजरात की तरफ बढ़ा और 1175 में वह करमातियों से मुल्तान जीत चुका था। इसके पश्चात उसने उच्च तथा निचले सिंध को भी जीत लिया। 1178-79 में उसने मुल्तान तथा उच्च होते हुए गुजरात राज्य के नेहरवाला पर चढ़ाई कर दी, परंतु गुजरात के प्रतापी शासक भीमदित्य ने अपनी साहसी मां नायका देवी के नेतृत्व में अबू पहाड़ के निकट गोरी को 1178 में भयंकर पराजय दी। यह भारत में गोरी की प्रथम पराजय थी। बठिंडा पर उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य युद्ध हुआ। 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी हार गया। फिर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ। अब की बार पृथ्वीराज चौहान हार गया और मोहम्मद गोरी जीत गया। 1192 में ही मोहम्मद गोरी ने अपने भारतीय क्षेत्र का प्रशासक कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया। वस्तुतः मोहम्मद गोरी को मुख्य दिलचस्पी गजनी और गौर प्रदेश में थी। 1192-94 में मध्य ऐबक ने बरन, मेरठ, रणथंभौर, दिल्ली, कोयल आदि क्षेत्र को जीत लिया था। 1194 में मोहम्मद गोरी पुणे भारत आया और कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से चंदावर इटावा के युद्ध में घेड़वाल शासक जयचंद को पराजित किया। इस प्रकार उसने कन्नौज को भी जीत लिया। इसके पश्चात गोरी पुणे गौर प्रदेश वापस चला गया। 1197 में ऐबक ने गुजरात पर हमला करके भीमदित्य को भी पराजित कर दिया।
कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। ऐबक एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। 1206 में वह भारतीय प्रदेश का शासक हुआ। 1208 में उसे गयासुद्दीन के पुत्र महमूद से दास मुक्ति पर पत्र प्राप्त हुआ, जो ऐबक के विरुद्ध सुल्तान बनने के लिए आवश्यक था। सुल्तान बनने के समय उसने मालिक व सिपहसालार की उपाधि ली। न तो उसने अपने नाम का खुतबा पढ़ाया, न ही सिक्के चलाए। उसके सियासन और तथा गोरी की मृत्यु का लाभ उठाकर कुछ क्षेत्रों में स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया तथा गेड़वाल शासक हरिश्चंद्र ने कन्नौज के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। शासक बनने के कुछ समय बाद ऐबक ने इंद्रप्रस्थ को अपना सैनिक मुख्यालय बनाया, परंतु गजनी के शासक यल्दौज के खतरे से बचने के लिए लाहौर को राजधानी बनाया। 1209 ईस्वी में गजनी पर हमला किया तथा 40 दिनों तक गजनी पर नियंत्रण बनाए भी रखा। माना जाता है कि यल्दौज जनता के मध्य लोकप्रिय था, अतः वहाँ की जनता ने ऐबक का विरोध किया, जिससे उससे गजनी प्रदेश खाली करना पड़ा। ऐबक एक योग्य एवं उदार शासक था। उसकी उदारता की वजह से वह लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। उसके दरबार में ताजुल मासिर के रचयिता हसन निजामी, फ़ख्र मुदव्विर जैसे विद्वानों का संरक्षण प्राप्त था। ऐबक की वास्तुकला में भी रुचि थी। उसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। अजमेर में उसने 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। दिल्ली में ही उसने किला ए राय पिथौरा के पास एक नगर की स्थापना की, जो दिल्ली के प्राचीनतम 7 नगरों में से प्रथम माना जाता है। 1199 में उसने दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। ये मीनार इल्तुतमिश के काल में जाकर पूरी हुई। 1210 में कुतुबुद्दीन की चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मौत हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित वंश को कई नामों से जाना जाता है, जैसे गुलाम वंश, क्योंकि इसके प्रथम 3 शासक ऐबक, इल्तुतमिश और बलवन तीनों गुलाम रह चुके थे। यद्यपि शासक बनने से पूर्व ही इल्तुतमिश तथा बलवन दासता से मुक्त हो चुके थे, अतः यह नाम मान्य नहीं है। इस वंश के लिए दूसरा नाम मामलुक वंश है। मामलुक ऐसे दासों को कहा जाता है जो स्वतंत्र माता पिता के पुत्र होते हैं, या ऐसे दास जिनकी घरेलू सेवा में नहीं बल्कि सैनिक सेवा में लगाया जाता है। इनका तीसरा नाम प्रारंभिक तुर्की वंश कहा जाता है और इनका चौथा नाम इल्बरित वंश कहा जाता है। ये तुर्की जाति का कबीला है और सिर्फ ऐबक को छोड़कर सभी सुल्तान इसी कबीले के थे। इल्तुतमिश 1230 से 1236। इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का रक्षक। ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। वह ऐबक का दास था और दामाद था। 1197 में अनिहिलवाड़ा के युद्ध में उसे ऐबक ने खरीदा था। ऐबक की मृत्यु के बाद लाहौर के अमीरों ने आराम शाह को शासक बनाया। आराम शाह के संबंध में कहा जाता है कि वह ऐबक का पुत्र था, परंतु समकालीन विवरण से इस बात की पुष्टि नहीं होती, क्योंकि मिनहाज उस सिराज के अनुसार ऐबक पुत्रहीन था। आराम शाह का शासक बनना दिल्ली के अमीरों को मंजूर नहीं था, अतः उन्होंने इल्तुतमिश को सुल्तान बनने के लिए आमंत्रित किया और जूद की लड़ाई में आराम शाह को पराजित कर अहमद इल्तुतमिश जो है सुल्तान बन गया। तो जूद का युद्ध हुआ आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। इल्तुतमिश के सामने अनेक समस्याएं थी। बंगाल के गवर्नर ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। अव्यवस्था का लाभ उठाकर बहुत सारे राजपूत राज्यों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। ऐबक के प्रतिद्वंदी 2 अमीर यल्दौज और कुबाचा द्वारा सत्ता को चुनौती देना। उसके समय मंगोल आक्रमण की समस्या भी उभर कर सामने आई। नव विजित क्षेत्रों में प्रशासन का एक ढांचा स्थापित नहीं किया जा सका। कुल मिलाकर बहुत सारी समस्याएं थी, जिसे समाधान किया इल्तुतमिश ने। अब इसके अंदर महत्वपूर्ण है कि मंगोल मध्य एशिया के स्टेपीज में रहने वाली जनजातीय लोग थे। इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से पहले बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। बौद्ध धर्म का सामान्य शाखा में विश्वास करती थी। 1206 ईस्वी में इस प्रदेश में मंगोल जनजाति की सभा हुई, जिसमें चंगेज खां को नेता चुना गया। 1221 में मुस्लिमों के प्रतिष्ठित राज्य ख्वारिज्म को मंगोलों ने जीत लिया। इसके बाद ख्वारिज्म का राजकुमार जलालुद्दीन मंगबरनी भारत की तरफ भागा। चंगेज खां उसका पीछा करते हुए सिंधु नदी तक आ गया।
मंगबर्नी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी, परंतु इल्तुतमिश ने शरण देने से विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया। अंत में चंगेज खां सिंधु नदी के आगे नहीं बढ़ा। इस तरह मंगोल आक्रमण का खतरा टल गया। चंगेज खां ने स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहा है। इल्तुतमिश के सामने मुख्य समस्या थी प्रशासन का संगठन। इल्तुतमिश ने संगठनात्मक कार्य को भलीभांति पूरा किया, इसलिए उसको दिल्ली सल्तनत का प्रथम संगठनकर्ता माना गया है। उसने इकता व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था एवं मौद्रिक व्यवस्था को संगठित किया। माना जाता है कि उसने चांदी का प्रथम मानक सिक्का टंका चलाया, जो 172.8 ग्रेन का होता था। इसके अलावा उसने तांबे का और जितल का सिक्का भी चलाया। इसके अलावा उसने 40 गुलामों या मुख्य सरदारों को चुनकर मुख्य प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया, जिसको चहलगानी या चालीसा के नाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश ने ग्रामीण क्षेत्रों में तुर्की जनसंख्या को बसाया ताकि हिंदू कुलीन वर्ग का अधिकार खंडित हो सके। 18 फरवरी 1229 में इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्ला का शासन करने की सनद प्राप्त की। इसके लिए बगदाद के खलीफा का राजदूत दिल्ली पहुंचा, इसलिए उसे दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान माना गया है। इल्तुतमिश ने राज्य के खर्च चलाने के लिए 2 कॉलेजों की स्थापना की, जिसका नाम है म्यूजिया तथा नासिरिया कॉलेज। मिन्हाज उस सिराज के अनुसार उसकी सुंदरता, बुद्धिमत्ता, कुलीनता का मुकाबला नहीं था। इतना परोपकारी, सहानुभूतिपूर्ण और विद्वान, बुजुर्गों की इज्जत करने वाला कोई दूसरा राजा नहीं हुआ जिसने स्वयं अपने प्रयास से गद्दी हासिल की। इसके अलावा कुछ किताबें हैं। के निजामी की जातिवाद तथा दुर्बल सैन्य व्यवस्था। के पणिकर की किताब है भारत का विदेशियों से संपर्क न होना, पतनोन्मुख सभ्यता। एल श्रीवास्तव का मानना है कि राजनीतिक एकता का अभाव। अब आता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236। इल्तुतमिश ने यद्यपि रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना था तथा चांदी के टक्कों पर उसका नाम भी अंकित करवाया था, तथापि अमीरों और प्रांतीय शासकों ने उसके पुत्र रुकनुद्दीन को इल्तुतमिश की मौत के बाद सुल्तान बनाया और उसके शासन पर उसकी माता शाह तुर्कान का प्रभाव था। रुकनुद्दीन फिरोज एक अयोग्य शासक था और उसके शासनकाल में प्रांतीय सरदार स्वतंत्र होने लगे। जब फिरोज उनका सामना करने के लिए राजधानी से बाहर निकला तो रजिया ने उसकी अनुपस्थिति का फ़ायदा उठाया और शुक्रवार के नमाज के दिन वह लाल वस्त्र में जमा मस्जिद में प्रस्तुत हुई। वहाँ उसने लोगों को इल्तुतमिश की इच्छाओं से अवगत कराया और क्रूर शाह तुर्कान के विरुद्ध सहायता मांगी। उस समय लाल वस्त्र न्याय मांगने के लिए पहना जाता था, यानी रजिया सुल्तान को सुल्तान बना दिया गया। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक रही, 4-5 साल। रजिया 1236 में सुल्तान बन गई। यहाँ 2 महत्वपूर्ण तथ्य दृष्टि है। पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकार के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया तथा भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। इसने अपने सिक्के पर उमदत उल निश्वा की उपाधि ली। सत्ता प्राप्ति के बाद रजिया की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि बदायूं, मुल्तान, हांसी और लाहौर के गवर्नरों ने राजधानी की अपनी सेना के पास घेर रखा था। दिल्ली का वजीर जुनैदी भी उससे मिल गया। ये 5 रजिया को सुल्तान मानने को तैयार नहीं थे। रजिया ने कूटनीति से काम लेते हुए अफवाह फैला दी कि ये चारों गवर्नर व्यक्तिगत रूप से रजिया से मिले हुए हैं। परिणाम ये हुआ कि चारों में आपस में अविश्वास उत्पन्न हो गया और इन गवर्नरों ने राजधानी खाली कर दी। जुनैदी भी राजधानी छोड़कर भाग गया। सुल्तान बनने के बाद रजिया का मुख्य लक्ष्य शासन से तुर्की गुलाम सरदारों के प्रभाव को समाप्त करके उन्हें सियासन के अधीन बनाना था। इख्तियारुद्दीन यतगीन को अमीर हाजिब पद दे दिया गया। इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया को बठिंडा का इक़्तिदार बनाया गया। एक अबिसिनियन मलिक जलालुद्दीन याकूत को रजिया ने अमीर आखुर का पद दिया। विवाद इसी पद को लेकर हुआ। रजिया ने अमीर वर्गों में गैर तुर्कों को भी शामिल करना प्रारंभ कर दिया। खासकर अमीर आखुर के पद पर याकूत की नियुक्ति से तुर्की अमीर चौकन्ने हो गए।
जब संघर्ष बढ़ गया तो इधर रजिया ने कूटनीति से काम लेते हुए बठिंडा गवर्नर अल्तूनिया से विवाह कर दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, परंतु दिल्ली की संगठित सेना के सामने पराजित हुए तथा उन्हें बठिंडा की तरफ वापस लौटना पड़ा। परंतु कैथल के पास 12 अक्टूबर 1240 को कुछ हिंदू डाकुओं ने उस समय दोनों की हत्या कर दी जब वे वर्ष के नीचे आराम फरमा रहे थे। रजिया के पतन के दो कारण थे, पहला तुर्की अमीरों की ईर्ष्या, दूसरा उसका स्त्री होना। जैसा कि मिन्हाज उस सिराज मानता है कि रजिया के व्यक्तित्व में महान शासक के सभी गुण विद्यमान थे, परंतु उसमें एक ही दुर्गुण था कि उसका औरत होना। उसके इस दुर्गुण के सामने तुर्की अमीरों की दृष्टि में उसके सारे गुण बेकार हो गए। अब बनता राजा मुइजुद्दीन बहराम शाह, 2 साल के लिए राजा बनता है। इसके समय तेर बहादुर के नेतृत्व में 1241 में प्रथम मंगोल आक्रमण हुआ। 1238 में गजनी के बामियान के शासक ख्वारिज़म शाह के सूबेदार मलिक हसन कुर्लुग ने मंगोलों के विरुद्ध रजिया सुल्तान से सहायता मांगी थी। उसके बाद राजा बनाया गया आपके अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 तक शासक रहा और वो भी कुछ खास नहीं कर पाया। और उसके बाद में नासरुद्दीन मोहम्मद 1246 से लेकर 1266 तक राजा बना रहा। नासरुद्दीन के काल में कुछ थोड़े से समूह को छोड़कर संपूर्ण सत्ता पूर्णतः उसके नायब बलवन के हाथों में रही। इसका सेनापति बलवन था और बलवन ही इसके राज्य को चला रहा था। 1266 में सुल्तान नासरुद्दीन की अचानक मृत्यु हो गई। इस मृत्यु के संबंध में कुछ विवाद भी है। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि बलवन ने उसकी हत्या करा दी। बन्नी ने इस विषय में कुछ नहीं लिखा। तारीख़ मुबारक शाही के अनुसार सुल्तान बीमारी से मरा। इब्न बतूता के अनुसार बलवन ने उसे मार दिया तथा स्वयं सुल्तान बन गया। इस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्रवता है, क्योंकि मिन्हाज को तबकात नासिरी 1260 तक के इतिहास को लिखता है। बर्नी का तारीख़ फिरोज शाही 1266 से प्रारंभ होता है। इस मध्य के इतिहास का कालानुक्रम स्पष्ट नहीं है। बलवन 1266 से 1286। बलवन इल्तुतमिश का दास था। वह इलबरी तुर्क था। यद्यपि बचपन में ही मंगोलों ने उसे दास के रूप में बेच दिया था। सबसे पहले उसे ख्वाजा जलालुद्दीन बसरी नामक एक व्यक्ति ने खरीद लिया। फिर इसको जो है बेच दिया गया आगे दिल्ली की ओर। और बलवन का मूल नाम बहाउद्दीन था। बलवन जानता था कि राजत्व के पद पर स्थिरीकरण करने के लिए उसे चहलगानी के सदस्यों को शक्तिशाली होने को रोकना पड़ेगा। तो उसने 40 का जो गठन हो रखा था 40 गुलामों का, उसको उसने नष्ट कर दिया। सुल्तान का दूसरी बात उसका ये कहना था कि सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया है, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। ये दोनों बातें उसने जिले इलाही की उपाधि धारण भी की। उसने दरबार में सभी अमीरों को अनुशासित कर दिया। उसके दरबार के मध्य हंसने या मजाक करने की छूट नहीं थी। स्वयं सुल्तान भी हमेशा गंभीर मुद्रा में ही रहता। दरबार को भी भव्य बनाया गया, जिसका प्रेरणा स्रोत ईरानी दरबार था। ईरानी दरबार की परंपरा के अनुसार दरबार को भव्य बनाया गया तथा सिजदा एवं पाबोस की पद्धति लागू की। ईरानी पद्धति पर उसे नवरोज़ का त्यौहार भी मनाना प्रारंभ कर दिया। बलवन ने रक्त की शुद्धता पर काफ़ी बल दिया। इस हेतु स्वयं उसने अपने को फिरदौसी के शाहनामा के सुरवीर पौत्र अफरासियाब का वंशज घोषित किया तथा निम्न कुल के व्यक्ति के लिए शासन के दरवाजे बंद कर दिए। बर्नी ने उसे कहलवाया, अगर तुच्छ कुल से उत्पन्न व्यक्ति को मैं देखता हूँ तो न मेरी आंखें जलने लगती है। और हाथ तलवार के मुठ पे चला जाता है। माना जाता है कि उसने कमाल तथा अमाया नामक एक योग्य व्यक्ति को एक पद पर इसलिए नियुक्त नहीं किया कि वह नीची जाति का था। बलवन ने चहलगानी को नष्ट करने के लिए अनेक वजीरों की हत्या करवा दी। उसने बदायूं के गवर्नर मलिक बकबक को जनसाधारण के समूह कोड़ों से पीटा। अवध के इक़्तिदार हेवत खां को भी उसने दासों के साथ आने के अपराध में 500 कोड़े लगाने की सज़ा दी। बंगाल अभियान में 2 असफल 2 अमीर मलिक वर्गी और अमीर अमीन खां को मृत्युदंड दे दिया। इस प्रकार उसने 40 का विघटन कर दिया। बारह 1285 में
तमर के नेतृत्व में एक भयानक मंगोल आक्रमण में शहजादा मोहम्मद को जान गंवानी पड़ी। शहजादा मोहम्मद को शहीद आजम की उपाधि दी गई। बलबन की जो नीति थी वो लौह और रक्त की नीति थी। सैन्य सुधार के लिए उसने एक दीवान आरिज सेना की स्थापना की। सैन्य विभाग जो है बनाने वाला यही था, और वेतन वर्दी भी सिपाहियों की उसने की। बलवान के समक्ष गुप्तचर विभाग की स्थापना भी हुई। और केकुबाद के दुर्बल शासन के फायदा उठाकर जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली पर हमला कर दिया और केकुबाद को कैद कर लिया। बलबन के बाद ही केकुबाद आया। कुछ समय बाद उसकी हत्या कर क्यूमर्स को सुल्तान बना दिया। उसके नाम पर शासन करता रहा। पर पुनः कुछ ही महीने पश्चात जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्यूमर्स की भी हत्या करके स्वयं सुल्तान बन गया। ये घटना 1299 की है। खिलजी वंश 1290 से 1320। बलबन द्वारा उत्तराधिकारी घोषित के खुसरो को कोतवाल फखरुद्दीन व मीरों ने स्वीकार करके बलबन के पौत्र बुगरा खां के पुत्र केकुबा को सुल्तान बना दिया। फखरुद्दीन का दामाद मलिक निजामुद्दीन नाइब ए मुमालिकत बनकर शराबी में विलासी सुल्तान की शक्तियों का उपयोग करने लगा। अतः केकुबाद ने उसको मरवा दिया और जलालुद्दीन खिलजी वहाँ का नाइब बन गया। 1290 में क्यूमर्स की हत्या कर जलालुद्दीन स्वयं सुल्तान बना। 70 वर्षीय जलालुद्दीन विनम्र में उदार हृदय शासक था। उसका भतीजा में दामाद और कड़ा का सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी ने 20 जुलाई 1296 को धोखे से जलालुद्दीन की हत्या करके स्वयं सुल्तान बन गया। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। कड़ा तथा माणिकपुर का सूबेदार रहते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण करके लूट में अथाह दौलत प्राप्त की। उसने सुल्तान बनने में इस दौलत का उपयोग किया। सियासत के अन्य सभी दावेदार परास्त हुए। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी साम्राज्यवादी शासक था। उसने सिकंदर या सानी की उपाधि धारण की। उसके विश्वस्त सेनानायकों में उलुग खां, नुसरत खां, मलिक काफूर और जफ़र खां थे। उसने गुजरात पर अधिकार कर लिया और बघेल राजा कर्ण की पत्नी कमला देवी से विवाह किया। 1301 में रणथंभौर के चौहान राणा हमीर और 1303 में महारानी पद्मिनी की प्राप्ति के लिए राजा रतन सिंह को पराजित किया। पद्मिनी ने जौहर कर लिया। दक्षिण के देवगिरी यादव, तेलंगाना, होयसल और पांड्य राज्यों को जीता। अलाउद्दीन ने मंगोलों से भी संघर्ष किया। 1296 से 1303 तक की अवधि में कादर, दवा खां व सल्दी, कुतलुक ख्वाजा, गार्गी के नेतृत्व में भीषण मंगोल आक्रमणों का मुकाबला किया। तत्पश्चात उसने मंगोल आक्रमणों के विरुद्ध एक स्थायी सुरक्षा व्यवस्था सीमांत पर स्थापित की। अलाउद्दीन के समय घोड़ा रखने पर 234 टका, 2 घोड़ों पर 312 टका वार्षिक देज मिलता था। अलाउद्दीन का शासनकाल आर्थिक सुधारों की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। उसने बाजार पर नियंत्रण स्थापित किया। वस्तुओं का मूल्य निर्धारण, वस्तु विशेष हेतु पृथक बाजार, संकट काल हेतु वस्तुओं का संरक्षण, तौल या माप पर नियंत्रण, मूल्य सूची लगाना, निरीक्षक सहना मंडी की नियुक्ति करना आदि जो कार्य है वो बाजार व्यवस्था को सुधारने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किए। उसका शासनकाल व्यवस्थित था तथा स्वयं भी एक सफल शासक सिद्ध हुआ। तुगलक वंश 1320 से 1412। मलिक काफूर के प्रभाव में अल्पवयस्क शिहाबुद्दीन उमर को उत्तराधिकारी घोषित कर देने के उपरांत 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। तरते पुत्र मुबारक शाह ने मलिक काफूर की हत्या करके सुल्तान पद प्राप्त किया। 1316 ईस्वी में और 1320 ईस्वी तक 4 साल वह शासन करता रहा। इसके बाद एक भारतीय मुसलमान खुसरो शाह मुबारक शाह की हत्या करके सुल्तान बन गया।
उसके 4 माह बाद ही 8 सितंबर 1320 को गाजी मलिक ने परास्त कर दिया और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से एक नवीन वंश का संस्थापक बन गया। वह एक योग्य शासक व प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। 1325 में उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र जुना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली का सुल्तान हुआ। वह एक महत्वाकांक्षी तथा योजनाबद्ध कार्य करने वाला व्यक्ति था। उसका चरित्र एवं कार्य व्यवहार रोचक था। इसामी, बर्नी और इब्न बतूता जैसे 3 इतिहासकार उसके काल का वर्णन करते हैं। आलोचक उसे एक असफल शासक व शैतान का अवतार, जबकि समर्थक उसे मध्य युग का सफलतम शासक बतलाते हैं। उसे पागल, सर्वाधिक विद्वान व मूर्ख भी कहा गया है। नवीन अन्वेषणों के प्रति समर्पित मोहम्मद तुगलक ने दोआब में कर वर्दी करके कठोरता से कर वसूल लिया, जो कोई नई बात नहीं थी। दुर्भाग्यवश वहाँ अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। ये ज्ञात होने पर कि समस्त उपाय किए गए, लेकिन विलम्ब होने के कारण कृषकों में रोष उत्पन्न हुआ और राजकोष को भारी हानि हुई। इसी तरह अपने राज्य की मंगोल व अन्य उत्तर पश्चिमी आक्रांताओं से सुरक्षात उसने दिल्ली की बजाय देवगिरी को राजधानी बनाया, जिसे दौलताबाद नाम देकर योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया। दिल्ली के सभी नागरिकों को दौलताबाद जाने के आदेश का सख्ती से पालन करवाया गया। जनता के कष्टों की जानकारी होने पर आदेश बदल दिया गया व राहत कार्य भी किए गए, लेकिन अति विलम्ब से वापस दिल्ली लौटने की आज्ञा भी विरोधाभासी थी। तीसरा कदम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, उसका अभिनव प्रयोग भी असफल रहा। जब शासन द्वारा किसी निश्चित मुहर में तोल के अभाव में नकली सिक्कों के स्थान पर असली सिक्के बदले गए तो राजकोष रिक्त हो गया। मोहम्मद तुगलक ने कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान हेतु प्रयोगशालाएं बनाई, लेकिन इस क्षेत्र में भी वह असफल रहा। खुरासान के अबू सईद के अत्याचारों से त्रस्त लोगों के कहने पर उसे दंड देने हेतु सेना का गठन किया। अग्रिम वेतन भी दिया, लेकिन योजना अचानक रद्द कर दी गई। इन सभी योजनाओं में इतिहासकार उसकी बुद्धिमत्ता व दूरदर्शिता देखते हैं, लेकिन अधीनस्थ अधिकारी योजनाओं को समझ नहीं पाए, अतः इनकी क्रियान्विति में दोष रह गए। इसलिए सुल्तान का आरोप न्याय संगत नहीं है। 1351 में फिरोज तुगलक सुल्तान बना। वह सुल्तान बनने का इच्छुक नहीं था, न ही युद्ध में रुचि लेता था। उसके यहाँ लगभग 2 लाख दास थे। वह कट्टर शरीयत का अनुयायी तथा असहिष्णु मुसलमान था। उसके बाद 1388 से 1391 तक 10 और सुल्तान हुए। अंतिम सुल्तान के समय तुगलक साम्राज्य सिकुड़कर दिल्ली तक ही रह गया। 1412 ईस्वी में दौलत खां लोधी को सुल्तान बनाया गया, परंतु 2 वर्ष बाद 1414 में पंजाब के गवर्नर खिजर खां ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अब आता है सैयद वंश एवं लोधी वंश। खिजर खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह, सैयद वंश के इन 4 सुल्तानों ने कुल 37 वर्ष शासन किया। 1414 से 1526 तक का काल है ये। अमीरों के निरंतर विद्रोहों व विघटनकारी प्रवृत्तियों के कारण प्रशासन तंत्र एवं राजनीतिक एकता विफल हो गई। 1451 में बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की। प्रथम अफगान बहलोल लोधी गिलजाई कबीले की लोधी शाखा से जुड़ा हुआ रहा था। 1489 में उसका तृतीय पुत्र सिकंदर लोधी सुल्तान बना। उसने मुस्लिम राज्यों के साथ संघर्ष नहीं करने तथा हिंदू राजाओं के साथ असहिष्णुता की नीति अपनाई। 1517 में उसका इब्राहिम लोधी सुल्तान हुआ। 1517 में उसका पुत्र इब्राहिम लोधी सुल्तान हुआ। वह जिद्दी व उग्र प्रकृति का था। उसके अधीनस्थ सरदार उससे असंतुष्ट रहे और षड्यंत्र करने लगे। ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के विरुद्ध अपनी एकमात्र सफलता के बाद वह निरंतर असफल रहा। मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के विरुद्ध युद्धों में वह पराजित हुआ, अतः सुल्तान व अमीरों में संघर्ष उत्पन्न हुआ। इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी और पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी ने काबुल के बादशाह बाबर को इब्राहिम लोधी के विरुद्ध भारत पर आक्रमण करने हेतु आमंत्रित किया। बाबर पहले से ही भारत की ओर कूच करने की योजना बना रहा था।
1524 में वह लाहौर से लौट गया था। उसने अफ़गान अमीरों की फूट का लाभ उठाने के लिए 1526 में भारत पर आक्रमण किया। पानीपत के मैदान में 21 अप्रैल 1526 को एक निर्णायक युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से परास्त हुआ। इसके साथ ही भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई और इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई। इस प्रकार दिल्ली में सुल्तानों की निरंकुशता, अमीरों का परस्पर संघर्ष, उत्तराधिकार युद्ध, अयोग्य उत्तराधिकारी, तैमूर के आक्रमण 1399 से 99, मोहम्मद तुगलक की विफल योजनाएं, सुल्तानों की धार्मिक असहिष्णुता, उत्तर पश्चिम सीमांत पर मंगोल आक्रमण, प्रांतीय सूबेदारों की स्वतंत्रता, दुर्बल सैयद में लोदी वंश तथा मुग़ल बादशाह बाबर के आक्रमण आदि विभिन्न कारणों से दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। सल्तनत काल का राजनीतिक जीवन। सल्तनत काल में केंद्र प्रांत को इकता, सिख में परगना मुख्य प्रशासनिक इकाई थी, जहाँ सुल्तान, इक्तादार, सिखदार परगने के अधिकारी शासन कार्य करते थे। केंद्रीय शासन का निरंकुश दैवीय शक्ति संपन्न शासक सुल्तान था। वह प्रधान सेनापति, सर्वोच्च न्यायाधीश व कार्यपालिका अध्यक्ष था। वजीर, आरिज ममालिक, दीवान इंसा, दीवान रसालत, सदर सुदूर, काजी उल कुज़ात आदि 6 प्रमुख मंत्री सुल्तान द्वारा नियुक्त होते थे। नायब ममालिक वजीर से ऊंचा पद था जो बलवन को दिया गया था। बरीद ममालिक गुप्तचर विभाग था। प्रांतीय शासन में इकता छोटे से व बड़े दोनों प्रकार के थे। इख्तियार सुल्तान के विश्वसनीय होते थे, जिन्हें नाजिब, नायब या सुल्तान या वली कहा जाता था। इख्ते में शांति में सुरक्षा, भू राजस्व वसूली, सल्तनत की शक्ति को प्रभावी बनाना, नव विजित प्रदेशों का संगठन करना, सुल्तान को सैन्य सहायता देना आदि इख्तियारों के प्रमुख कार्य थे। इख्तियार प्रांत को सिखों में बांटते थे और सिखदार उनकी प्रशासनिक सहायता करते थे। सल्तनत काल में बंगाल के सोनार गांव की मलमल में कच्चा रेशम विश्व प्रसिद्ध था। दिल्ली में दौलताबाद व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। सल्तनत कालीन कला में साहित्य। फर्ग्यूसन ने सल्तनत कालीन वास्तुकला शैली को पठानी या इंडो सारसिनी बताया। हेबेल इसे पूर्णतः भारतीय बताते हैं। शाही स्थापत्य में कुव्वतुल इस्लाम, बलवन का मकबरा, 2.5 दिन का झोंपड़ा, सुल्तान गढ़ी, कुतुब मीनार, जमेत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा आदि प्रमुख हैं। विठल दास का मंदिर कृष्णदेवराय द्वारा निर्मित में श्रेष्ठ कला का प्रतीक है। इसके अलावा संगीत कला एवं सूफी मत के प्रसार के बाद राज के संरक्षण मिलने लगा। गोपाल नायक नामक दक्षिण भारतीय संगीतक को अलाउद्दीन खिलजी अपने दरबार में लाया। अमीर खुसरो उसका प्रसिद्ध दरबारी कवि, गायक व संगीतज्ञ था। इसके अलावा गुनियाल उल मुनियास नामक संगीत ग्रंथ सल्तनत युग की करती है। जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने ख्याल राग की रचना की। जैनुल आबदीन कश्मीर का एक संगीतज्ञ शासक था। बिहारी बुलबुल चिंतामणि बिहार के संगीतज्ञ थे। कव्वाली भी इसी सल्तनत काल की देन है। संगीत रत्नाकर में सारंगदेव ने समस्त रागों का उल्लेख किया। ये 12 संगीत शैलियों में रागों का वर्णन है। अनेक मूर्त नृत्य शैलियों के जनक देवदासी प्रथा के हिंदू मंदिर भी उल्लेखनीय है। साहित्य के क्षेत्र में भी मुस्लिम सुल्तानों ने फारसी साहित्य को अधिक परिचय दिया। ऐबक में इल्तुतमिश के समय अल-बरूनी, ख्वाजा अबू नशर, ताजुद्दीन दबीर, नूरुद्दीन मोहम्मद आदि अवधि के प्रसिद्ध विद्वान थे। हसन निजामी का ताजुल मासिर इल्तुतमिश के समय की एक श्रेष्ठ रचना है। इसके अलावा पृथ्वीराज रासो, सारंगधर का अमीर रासो, नरपति नाले का बिसलदेव रासो, कुतुबुद्दीन मंजन, मलिक मोहम्मद जायसी आदि ने क्रमश मरनावती, मधुमालती में पद्मावती लिखे। यानी कुतुबुद्दीन ने मरनावती लिखा, मंजन ने मधुमालती लिखा और मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावती ग्रंथ लिखा।
इसके अलावा इसी काल में रामानुज के शिष्य निम्बाकाचार्य देवतावाद के प्रतिपादक राधा कृष्ण व लक्ष्मी नारायण की भक्ति में विश्वास करते थे। मध्वाचार्य देवतावादी थे। इन्होंने ईश्वर, जीव व जगत की पृथक सत्ता पर ईश्वर को सर्वस्व कहा। जीव ईश्वर पर आश्रित व जगत को ईश्वर द्वारा परिचालित, भक्ति से ही विष्णु का मिलना संभव होता। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक, पुष्टि मार्गी व कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित कृष्ण के बाल रूप का उपासक थे। रामलीला भी इसी संप्रदाय में होने लगी। उत्तर भारत के प्रमुख संतों में रामानंद, कबीर, नानक, दादू, नामदेव, सूरदास, मीरा, रैदास आदि थे। इसी समय मुस्लिम सूफी मत का भी विकास हुआ। वे पवित्र आचरण युक्त, सरल, सादगीपूर्ण अध्यात्मवादी थे। सूफी शब्द के अनेक अर्थ बताए जाते हैं, लेकिन इसकी मूल भावना पवित्रता निहित थी। इसी के साथ ये सल्तनत काल पूरा होता है और मैं उम्मीद करूँगा कि थोड़ा सल्तनत काल लंबा है और इसमें बहुत सारे राजा हुए, जैसे खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोधी वंश है। आप सब इसको याद करें, बार बार सुनें। इसी के साथ फिर मिलेंगे। चलते चलते सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।